मैं विनय कुमार सिंह, गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का ऑनर। आज मैं प्रकृति नूतन वन गौसदन के जैविक फार्म पर आया हूं। कारण क्या है वो मैं कम शब्दों में बताना चाहूँगा। यहाँ पे जैविक अनाज के रूप में जैविक गेहूं है, नेपियर और बरसिम घास जो है यहाँ उगाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ गौमाता जो इनका गौशाला है उसका भी अभी आपको मैं भ्रमण कराऊंगा। ये नेपियर और बरसिम घास की विशेषताएं बहुत ज़्यादा हैं, इसके फायदे बहुत हैं। ज़्यादा विलंब न करते हुए इनके जो संचालक हैं पराग गौर जी, इस गौशाला के और फार्म के, उनसे मुलाकात करवाते हैं और पूरी जानकारी इस जैविक खेती की लेते हैं। पराग जी से मेरा पहला सवाल यही है, जो गौशाला और जैविक फार्म के ऑनर हैं, संचालक हैं। सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ आपकी ये जैविक जो फार्म आप खेती कर रहे हैं, ये किस तरह के कितने अनाज की खेती कर रहे हैं, और बरसिम और नेपियर घास जो गौमाता के लिए आप यहाँ पे हरा चारा के रूप में उगाते हैं, ये गौमाता को कितना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यही मैं जानना चाहता हूँ। यही मेरा सवाल है। पहले तो सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी, आप हमारे गौसदन में आए और आपकी गौ भक्ति और आपके जो YouTube चैनल है उसके लिए आपको बहुत ही हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी। और आपकी गौ भक्ति तो मतलब हमने काफ़ी उस पर हमने देखा है, तो आपके आने से यहाँ पे भी एक वही ऊर्जा हमें मिली है। और आप जो जैविक चीज़ों का जो प्रचार कर रहे हैं, जो जन जन में आप अच्छी स्वस्थवर्धक चीज़ें पहुँचा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी ये हमारा जो प्रकृति नूतन वन गौसदन है, इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। और जो ये जैविक फार्म आप देख रहे हैं, ये पिछले 9 साल से इस क्षेत्र में कोई यूरिया पेस्टिसाइड कुछ नहीं पड़ा है। 9 साल से आपने कोई यूरिया DAP कुछ भी नहीं किया है छिड़काव? नहीं, केवल देसी गाय का गौमूत्र, गोबर, इसी के द्वारा हम खेती कर रहे हैं। 9 सालों में आपने जो यहाँ पे जैविक खेती की है, जैसे अभी की गेहूं है, नेपियर है, बरसिम घास है और ये है, और एक और भी आपने बताया अभी कि कौन सा है? इसके सिवाय हम यहाँ पे ज्वार भी करते हैं, बाजरा भी करते हैं। मौसम के हिसाब से आप करते हैं? हाँ, मौसम के हिसाब से। अभी सरसों भी थी, जो काली सरसों जो हमने अभी काटी है फसल, तो सब जैविक तरीके से ही गाय की स्लरी से, गौ कृपा अमृतम से, इनके द्वारा हम कर रहे हैं। जो आप यहाँ पे खेती करते हैं, तो यहाँ पे खेती करना इतना आसान तो नहीं, तो खैर मेहनत का काम होता है। तो आपके यहाँ पे ये जो लोग होते हैं खेत में वो कितने लोग होते हैं जो इस खेत को संभाल रहे हैं, इसको पौधों को और जैविक खेती करने में कितने लोगों का सहयोग है? इसके लिए तो जो हमारा स्टाफ है उसमें जो सुपरवाइजर हैं वो देखते हैं। उनके अंडर जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है, तो आसपास के गांव में जो लेबर हैं वो हमें आसानी से मिल जाते हैं, तो उनके द्वारा हम यहाँ काम कर पा रहे हैं, कार्य संभव हो रहा है। अब जैसे कि हम पेस्टिसाइड तो डालते नहीं, अब जैसे चीज़ों की नराई होनी है तो उसके लिए हमको लेबर की ही आवश्यकता होती है, तो समय समय पर जितनी हमें लेबर की आवश्यकता होती है हमें मिल जाती है। मैं ज़्यादा विलंब न करते हुए सबसे पहले आपको गेहूं की खेती दिखाना चाहता हूं, जो जैविक गेहूं का यहाँ पे खेती बाड़ी की जा रही है। सबसे पहला ये भी सवाल है मेरा इसमें कि आपका जो खेती है गेहूं का, वो फसल कितना बीघा एकड़ जमीन है? ये कुल जैविक जो क्षेत्र है इसका 4 एकड़ है, जिसमें से लगभग 5 बीघा हम गेहूं कर रहे हैं, 7-8 बीघा हमारी ये बरसिम है और 3-4 बीघा हमने नेपियर उगाई हुई है। इसके सिवाय यहाँ पे 32 आम के पेड़ हैं। 32 आम के पेड़ भी हैं जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो नेपियर और बरसिम की विशेषताएं क्या हैं? ये गौमाता को किस हद तक लाभ पहुंचा सकती हैं? और ये बहुत गौशाला भाई लोग इसको उगाते भी हैं और गौमाता को खिलाते भी हैं, तो मेरा यही सवाल है कि इसके क्या फायदे हैं? बरसिम हमारे क्षेत्र के लिए सर्दियों के लिए बहुत ही उपयुक्त चारा है। जिस समय पे नेपियर की उपज अंकुरण इतना तेजी से नहीं होता, उसी स्थान पे बरसिम हमें सर्दियों में काफ़ी उपज दे देती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो बरसिम है ये इसकी 5वीं कटिंग है। पांचवी कटिंग है जी। तो इसी बीच में मेरा एक सवाल है कि जैसे बरसिम की खेती मैंने आज करा, तो वो कितने महीने के बाद वो खेती तैयार हो जाती है कि अब उसकी हमारी पहली कटिंग हो जानी चाहिए? कितने दिनों या महीने के बाद? ये हम 35वें दिन इसकी पहली कटिंग आ जाती है, 35वें 40वें दिन। अच्छी अगर आप लेंथ की लेना चाहें तो। और यही अगर नेपियर की हम करते हैं, बुआई करते हैं, नेपियर की आपको पहली कटाई 60 दिन के अंदर मिलेगी अच्छी। तो कहने का मतलब है, मोटा मोटा हिसाब लगाएंगे तो 1 महीने में आपकी बरसिम की खेती तैयार हो जाती है, जिसकी पहली फसल आप काट सकते हैं और गौमाता को खिला सकते हैं। और दूसरा है नेपियर, वो पूरे 2 महीने लगते हैं, 60 दिनों के बाद वो आप कटिंग करवा के और अपनी गौमाता को दे सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी पराग जी ने दिया है।
ज़्यादा विलंब न करते हुए एक बार मैं वीडियो में आप लोगों को यहाँ का जैविक फार्म का दर्शन करवाना चाहूँगा। वीडियो में आप देखिएगा। पराग जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि ये जो फसल आपकी गेहूं की है, जहाँ पे अभी गेहूं के फसल के बीचों बीच आप खड़े हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आप ये गेहूं का फसल आप कब से उगा रहे हैं और ये आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं या आप हमारे जैसे लोगों को बेचते भी हैं? जी, ये गेहूं की फसल बेसिकली हम अपने घर के लिए और स्टाफ के लिए जैसे रहता है, तो हम यही जैविक गेहूं का अनाज ही यूज़ करते हैं, या गायों को भी देना होता है। और गेहूं के साथ साथ हम बाकी अनाज भी करते हैं, क्योंकि मल्टीग्रेन जैसे सबको पता है कि मिला जुला अनाज खाना चाहिए, तो उसमें गेहूं मुख्यतः रहता है। बाकी ज्वार बाजरा ये सब भी हम करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये गेहूं की फसल जो है, हमने बायोगैस की जो स्लरी निकलती है, प्लस इसमें जो गोकृपा अमृतम बैक्टीरिया कल्चर है, उसका दोनों का जो मिश्रण है वो हर पानी के साथ इसमें लगाया जाता है, जिससे हमें ये इस बार काफ़ी अच्छी उत्पादन मिली है। आप देख सकते हैं इसमें इस बार बाल भी काफ़ी बहुत अच्छी आई है और गेहूं का घनत्व भी बहुत अच्छा है, तो काफ़ी अच्छी उपज आने की इस साल हमें उम्मीद है। तो पराग जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं साथ में ये भी जानना चाहूँगा कि गेहूं को जो आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है जी, तो डायरेक्ट आप गेहूं खा रहे हैं सीधे सीधे, या उसमें और भी अनाजों का मिश्रण करते हैं? नहीं, हमें जब भी अनाज की रोटी या दलिया जैसा भी खाना है, तो उसमें हमेशा 3, 5 या 7 अनाज होने चाहिए, ऑड नंबर ऑफ ग्रेन्स उसमें होने चाहिए। ऐसा क्यों? ये हमारे हमेशा संस्कृति में रहा है, कल्चर में रहा है। ये कहा भी जाता है कि मिला जुला खाएंगे तो मिलजुल कर रहेंगे, तो ये एक वास्तविकता भी है। और स्वस्थ भी रहेंगे। स्वस्थ भी रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे, शरीर मन स्वस्थ रहेगा, तो अवश्य मतलब ये ऑब्वियस ही है कि हम मिलजुल कर रहेंगे। तो इसमें या तो गेहूं चना जौ हो, बाजरा ज्वार अलग से मिला ली जाए तो 5 अनाज हो जाएंगे। 7 अनाज करना है तो इसमें तिल अजवाइन ये सारी चीज़ें मिला के खानी चाहिए हमें, और बिना छाने खाना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये आपको जो जैविक खेती जो यहाँ पे हो रही है फार्म पर, मैं वीडियो में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। ये दूर दूर तक गेहूं की खेती है। आम के पेड़ भी हैं, 34-35 आम के पेड़ भी हैं इनके यहाँ पे फार्म पर, आप देख सकते हैं। ये सामने जो है आपका बरसीम की खेती हो रही है जी। और ये सामने जो दिखाई दे रहा है बड़े से पेड़ के पीछे हरा हरा सा, ये है आपका नेपियर जी, नेपियर घास। यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे ये ड्रम्स हमारे यहाँ पे रखे हुए हैं नेपियर के साथ में। आज मेरा जिस गौशाला में आगमन हुआ है उसका नाम है प्रकृति नूतन वन गौ सदन। ये बुलंदशहर में आता है, यूपी जिले में। तो ये एक यहाँ पे पहासू गांव है, उस गांव में मैं आया हूँ। और हमारे सामने जो 2 शख्सियत आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, दोनों लोग ही नाड़ी वैद्य हैं। एक एक करके परिचय लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं, इस गौशाला में उनका क्या योगदान है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जी, जय गौ माता, जय गोपाल। मैं मुकेश कुमार शर्मा गांव बनेल से बिलोंग करता हूं और गौशाला में प्रकृति नूतन वन गौ सदन में मैं औषधि निर्माण का कार्य करता हूं। और काफ़ी औषधियाँ जैसे गिलोय है, कचनार आदि अरक है, पुनर्नवा है, ये सारी औषधियाँ, च्यवनप्राश वगैरह हमारे यहाँ पे ये सारी औषधियाँ यहाँ निर्माण करते हैं हम। और बाकी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हमारा 7 बजे से लेकर 10 बजे तक नाड़ी देखने का समय होता है, तो उसमें हम मरीजों की नाड़ी वगैरह देखते हैं। खाली पेट ही आना होगा? खाली पेट ही आना होता है, उसके लिए खाली पेट ही उसका परीक्षण करते हैं। जैसे वात पित्त कफ का जो भी दोष है उसके अनुसार उनकी बीमारियों का आकलन करके बताते हैं हम। और बाकी नाड़ी में मेरा काफ़ी रुचि रही है। मुझे 5-6 साल हो गई नाड़ी परीक्षण करते करते। पहले कुछ लोगों की करता था तो 40 से 50% तक नाड़ी पे पकड़ था, लेकिन अब 80% तक नाड़ी का परीक्षण अच्छे से कर लेता हूं और संतुष्टि दे के मरीजों को मैं भेजता हूं नाड़ी के द्वारा। और बाकी जय गौ माता, जय गोपाल। पराग जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपकी गौशाला में कितने प्रकार के गौमूत्र बनाए जाते हैं? जी, हम जो गौमूत्र अर्क बना रहे हैं उसमें सबसे पहले एक ये हम सादा गौमूत्र अर्क बनाते हैं। अच्छा। जिसे शास्त्र में मेदोहर अर्क भी कहा गया है। ये गौमूत्र अर्क खासकर मोटापा कम करने के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसमें और कोई जड़ी बूटी नहीं, केवल देसी गाय जो साहिवाल और थारपारकर नस्ल की है
उसका गौमूत्र लेके हम अर्क निकाला जाता है। इसके सिवाय हम कचनार आदि अर्क बनाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये थायराइड पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें जटामासी, अदरक और कचनार, इनका अर्क गौमूत्र के साथ निकाला जाता है। तो ये हाइपोथायराइडिज्म में इसमें इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें मिले हैं। इसके सिवाय हम पुनर्नवा आदि अर्क और गिलोय आदि अर्क भी बनाते हैं, वो भी गौमूत्र में ही सिद्ध किए जाते हैं। और पुनर्नवादी अर्क का मेन रोल लीवर में काफ़ी अच्छा है और किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स में काफ़ी अच्छा है। इसके सिवाय गिलोय आदि अर्क जो है वो ज्वर, इन्फेक्शन और स्किन डिजीज़ में बहुत अच्छे परिणाम है उसके। और बाकी ये तकरारिष्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे गौसदन में दूध की बिक्री नहीं रहती, हम केवल घी बनाते हैं। तो घी बनाने के बाद जो शेष तक्र बच जाता है, उस तक्र को हम मिट्टी के पात्र में शास्त्र विधि के अनुसार कई जड़ी बूटियों के साथ उसको फर्मेंट किया जाता है और उस फर्मेंटेड औषधि को तकरारिष्ट कहा जाता है। ये भेषज रत्नावली के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है और इसके काफ़ी अच्छे परिणाम हैं। मेन बेसिकली तकरारिष्ट जो है ये किस बीमारी में काम आता है? ये संग्रहणी के लिए, IBS के लिए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए। जी। अच्छा। और जिनको बार बार गैस की शिकायत रहती है, खाने के बाद अपचन रहती है, खाने में अरुचि हो, इन सब रोगों में ये काफ़ी लाभदायक। इसी बीच में वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि पराग गौर जी इस गौशाला के मुख्य संचालक हैं, ऑनर हैं, मालिक हैं और इनको नाड़ी का भी तजुर्बा है और ये काफ़ी अच्छे नाड़ी वैद्य भी हैं। गौशाला के संचालक हैं, नाड़ी वैद्य हैं और गौ भक्त भी हैं। ये तीनों चीज़ें एक ही इंसान में होना आज के समय में बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैं आज इस बुलंदशहर शहर में इस गौशाला में मेरा आगमन हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों के वजह से। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा आगमन यहाँ पे क्यों हुआ है, क्योंकि अब वीडियो में हर लोग को लगता है कि आज मैंने इस गौशाला का भ्रमण क्यों किया है, ऐसा क्या खास बात है। तो जब विचार मिल जाता है मेरा किसी से तो वो फिर अच्छा काम वहाँ पे दिखता है। मेरा सवाल पराग जी से कि फल घृत का सेवन कैसे करते हैं, ये किन जड़ी बूटियों से बना हुआ है, इसके बारे में बताइए। जी, फल घृत पुरुष और महिला दोनों के लिए होता है जिनको इनफर्टिलिटी की शिकायत रहती है, जिन स्त्रियों में गर्भ रुकता नहीं या कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए फल घृत बहुत ही लाभदायक है। ये देसी गाय के घृत में शतावर, अश्वगंधा, सोनपाठा, गंबारी, ये सारी औषधि डालकर सिद्ध किया जाता है। तो इसका सेवन विधि यह है कि सुबह शाम 1-1 चम्मच गाय के दूध के साथ, देसी गाय के दूध के साथ लिया जाए। ब्राह्मी घृत के बारे में पूरी जानकारी पराग जी से लेना चाहूँगा, बताइए इसके बारे में। जी, ब्राह्मी घृत में इसमें हम ताज़ी ब्राह्मी का उपयोग करते हैं, शंख पुष्पी, और देसी गाय के घृत में ये औषधि सिद्ध करके ब्राह्मी घृत बनाया जाता है। ये बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए और जिनको ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि जिन बच्चों का डेवलपमेंट कम होता है ब्रेन का, या जिनको ऑटिज्म की शिकायत है। और ऑटिज्म बीमारी जो गंभीर बीमारी बच्चों में आजकल पाई जा रही है, उसमें बहुत ही लाभकारी है। इसमें ये देखा गया है कि जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है, जो हाइपर एक्टिविटी या बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्ड, बहुत ही जल्दी गुस्सा आ रहा है, तो उसमें ये काफ़ी लाभदायक देखा गया है। और इसके सिवाय ये माइग्रेन में भी काम करेगा? माइग्रेन, ब्रेन से रिलेटेड हर डिसऑर्डर में इसका काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे गए। ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए उपयोगी है। अश्वगंधा घृत के बारे में बहुत लोगों ने सुना भी है और समझा भी है और उपयोग भी किया है। आज पराग जी से इसके बारे में संक्षिप्त में जानने की कोशिश करते हैं कि इसका सेवन कैसे करना है और किस तरह से ये बनाया गया है और ये कितना लाभकारी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। अश्वगंधा घृत बेसिकली बाल रोग में बताया गया है। तो जिन बच्चों का वज़न नहीं बढ़ रहा होता या फिर जिनको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए अश्वगंधा घृत बहुत ही उपयोगी है। इसमें अश्वगंधा, देसी गाय का दूध और देसी गाय के घृत से ये सिद्ध किया जाता है। तो जिन बड़े लोगों में नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, जो रिस्पॉन्ड अच्छे से नहीं कर पाते, जिनके रिफ्लेक्सेस अच्छे नहीं हैं या कंपन की शिकायत है, तो उनके लिए अश्वगंधा घृत लाभदायक है। शतावर घृत के बारे में पूरी जानकारी मैं पराग जी से जानना चाहूँगा। जी, शतावर घृत, शतावर देसी गाय के दूध और देसी गाय के घृत में सिद्ध करके बनाया जाता है। शतावर घृत उनके लिए बहुत लाभदायक है जिनका यूरिक एसिड बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है,
जिनको गाउट की समस्या हो गई है और जिनका स्टैमिना काफ़ी कम रहता है, उनके लिए शतावर घृत बहुत उपयोगी है। तो मतलब यूरिक एसिड के जो रोगी हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। जी, तो देसी गाय के दूध के साथ ही सुबह शाम एक एक छोटी चम्मच ये लिया जाए। ये देसी गाय के दूध के साथ जब लिया जाता है तो ये लेने से फिर ऊपर से दूध लेना है, पीना है, या दूध में ही मिला के पीना है? दूध में मिला के उसको थोड़ा फेंटा जा सकता है और उसके बाद उसका सेवन करें। और घृत इस्तेमाल करते वक्त ठंडी चीज़ों का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसके कितने महीने के सेवन से वो हमारी बीमारी दूर हो सकती है या हमें इससे फायदा मिल सकता है? कम से कम 1 महीना जितने भी सिद्ध घृत हैं इनका सेवन करना चाहिए। इसके बाद आपको लाभ इसके दिखना शुरू हो जाएंगे। अर्जुन घृत के बारे में जानकारी ये जानना चाहता हूँ कि ये इस बीमारी में काम आता है और ये इसको बनाया कैसे गया है और इसका सेवन कैसे करना है, आइए जानते हैं। अर्जुन घृत अर्जुन की छाल के द्वारा सिद्ध किया जाता है देसी गाय के घी में। तो काढ़े कल्क में अर्जुन की छाल का काढ़ा और कल्क लिया जाता है और देसी गाय के घृत के साथ इसे लगभग 16 घंटे तक पकाया जाता है, तब जाके अर्जुन घृत सिद्ध किया जाता है। ये समस्त हृदय रोग में बहुत लाभदायक है। ये आप रोटी पे भी लगा के खा सकते हैं या दाल में डाल के भी खाया जा सकता है। इसका जो स्वाद है वो बाकी घी जैसा नहीं होता, तो इसे आप आम अपने खान पान में भी उपयोग कर सकते हैं। हार्ट की रामबाण दवा है अर्जुन घृत। गिलोय घृत का नाम सुनने से ही पता लगता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। आइए जानते हैं पराग जी से कि ये कितना लाभ दे सकता है हमारे शरीर को। गिलोय घृत ये हर प्रकार के जो मेह होते हैं जैसे प्रमेह है, इनमें लाभदायक है। मधुमेह में आपको ये काफ़ी सहायता देगा। इसके सिवाय ये इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। थोड़ा सेवन करने में ये कड़वा होता है क्योंकि गिलोय आमतौर पे कड़वी पाई जाती है, खासकर जो नीम पर उभरी हो। तो इसके सेवन सुबह शाम 1-1 चम्मच गाय के दूध में लिया जाए और महीने भर में आपको अपने मधुमेह में काफ़ी अंतर पता लगेगा।